कल हमने स्वरों का वर्गीकरण आरंभ किया था। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर है? 7। कौन कौन से? मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, बनावट के आधार पर। ओके, शाबाश। इससे पहले कुछ और पढ़ाया था। वर्ण शब्द वृ धातु से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है चुनाव या चयन करना। ओके, फिर मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। वे जो स्वतंत्र है, निर्बाध है, बिना सहायता के उच्चारित होते हैं, क्या कहलाते हैं? इनकी संख्या कितनी है? और वे जो परतंत्र है, स्वरों की सहायता से और सबाद रूप से उच्चारित होते हैं एक ही प्रयास में, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है? ओके, अब हम बात करेंगे स्वरों का जो वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था, उनका जो आधार है, 7 आधार जो है, उनमें से मैं पहले नंबर पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मात्रा और उच्चारण समय की। कॉपी बंद कर लीजिए आराम से, अभी कॉपी का कोई काम नहीं हमारा। मात्रा एवं उच्चारण समय। मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को हमने किन किन भागों में डिवाइड किया है, एक बार उन पर अपन बात कर लें, फिर इस पर और डिटेल से बातें क्लियर करेंगे प्रश्नों को लेकर के। चलिए, सबसे पहले नंबर पर आता है रस स्वर। रस स्वर, ह में र लगा हुआ है, ध्यान रखना। ये दो लिखने का तरीका, अगर ह में र जोड़ा जाए तो वो बनता है इस तरीके से, और ह में री ऋषि वाला जोड़ा जाए तो ये ऐसा बनता है। जैसे हृदय लिखते हैं ना, तो ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। इसमें र लगा हुआ है, इसमें री ऋषि का लगा हुआ। ओके, रस स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रस स्वर। अब आपसे सवाल करेंगे हमारे हिंदी में रस स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और वे रस स्वर हैं आपका अ और ई और उ और रे। ये 4 ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रस स्वर। लेकिन इतनी बातें ना काफी है, कुछ और एडिशनल बातें समझ लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात करते हैं कि देखिए, ये रस स्वर है, इनका दूसरा नाम है लघु स्वर। इन्हें क्या कहते हैं? लघु स्वर। लघु स्वर से मतलब ये है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अगर आपको पेपर सेटर थोड़ा गुमराह करे कि रस स्वरों की जगह वो पूछते हैं कि लघु स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 4। रस स्वरों की कितनी है? क्लियर हो गया? ये स्वर किसी से मिलकर नहीं बनते हैं, दूसरे स्वरों को बनाने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए ये मूल रूप से होते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया है मूल स्वर। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। लघु स्वरों की 4 और रस स्वरों की 4। अब जो तीसरी बात कर रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रश्न भी बनेगा और मैं आपका टेस्ट भी लूंगा और आज ही लूंगा, इसलिए अच्छी तरीके से समझना कि ये सर कैसे हो रहा। क्लियर? इनके उच्चारण में समय कम लग रहा है, इसलिए हमने इसकी मात्रा का विधान किया है, और इनकी मात्रा होती है 1। किनकी मात्रा? इन चारों स्वरों की मात्रा कितनी होती है? 1। इसलिए इनको हमने नाम दिया है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर का मतलब क्या है? मात्रा हमेशा स्वरों की होगी। जैसे मैं ये लिख रहा हूं नमक। ओके, अब नमक, यहां न में कौन आ रहा है? अ आ रहा है ना, तो अ की मात्रा कितनी होती है? 1। म अ आता है 1, क अ आ रहा है 1, तो M4 मात्रा, V4 वर्ण, 1 2 3, कितनी मात्रा गिनी जाएगी? 3। और कितनी बार मात्रा लगाए? वर्ण कितने हो गए? 1 2 3, वर्ण कितने हो गए? 3। मान लीजिए ये आ गया दिवस। क्या आ गया? अब दिवस में देखो कौन आ रहा है? दी। मात्रा स्वरों की होती है। दी कौन सी मात्रा? ई। और ई कैसा स्वर है? लघु स्वर। तो मात्रा कितनी मानते हैं अपन? 1।
तो ये एक। व में स्वर बोलो तो एक एक, तो मात्रा M4, मात्रा V4 1, तो 3 3। आ गया समझ में? इसी तरीके से मान लीजिए ये आ गया कृषि। क्या शब्द है? कृषि। तो देखो क में कौन आ रहा है? री। और री किस प्रकार का स्वर है? लघु स्वर है। मात्रा हमेशा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं है। अभी तो क में री लगा हुआ है, तो इसकी मात्रा कितनी? एक। और ये सी कौन सी है? छोटी, तो ये एक हो गया। क्लियर हो गया? मान लीजिए आ गया कुल। क्या आ गया? कुल। कौन सा ऊ है? छोटा। छोटा ऊ है तो मात्रा एक, ये एक। यानी कुल मिलाकर के अ, ई, उ और री से बने हुए मात्रा वाले कोई भी शब्द होंगे, उनमें मात्रा हमें कैसी लगानी है? एक। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। इन्हें हम क्या कहते हैं? आगे समझ में? एक मात्रिक स्वर। ओके, अब आगे चलते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण रस्व से थोड़े ज्यादा समय के लिए होता, उन्हें कहते हैं हम दीर्घ स्वर। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। और वो कौन कौन से हैं? देखो, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए के बाद आई के बाद ओ के बाद औ। ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनके, सॉरी 7 ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में इनसे ज्यादा समय लगता है। इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया? दीर्घ स्वर। लेकिन इतने डेटा ना काफी है, 2-3 बातें और समझ लेते हैं। पहली बात, इनका समय ज्यादा लगता है, बड़े स्वर है, इसलिए इनको गुरु स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? गुरु स्वर। इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? गुरु। गुरु यानी बड़ा। ओके। दूसरी बात, ये जितने भी स्वर है, कल किसी ने मुझे सवाल किया था, वो उनकी बात यहाँ आ रही है। ये आ, ई, उ, ए, आई, ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं। मूल स्वर कौन सा हमारा? अ। ये कौन सा है? अ। दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा? आ। तो आ का निर्माण संधि प्रक्रिया से हुआ। ई का निर्माण ई प्लस ई, उ का निर्माण उ प्लस उ, ए का निर्माण अ प्लस ई। इस तरीके से ये संधि से बनते, इसलिए इनको हमने नाम दिया है संधि। संधि स्वर कहा गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके। इन स्वरों के उच्चारण में समय इनसे ज्यादा लगता, तो इनकी मात्रा निर्धारित की गई है 2। कितनी की गई है? इसलिए इनको नाम दिया द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। और ध्यान रखना, 2 की मात्रा को लिखने का तरीका है अंग्रेजी के एस लेटर से। ये परीक्षा में आया हुआ है कि 2 की मात्रा को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? एस से। छंद विधान में ये काम में लिया जाता। कैसे? देखिए, जैसे ये आ गया राकेश। क्या लिखा मैंने? अब देखो, रा कौन सा स्वर आ रहा है? आ। और आ को लिखने के 2 की मात्रा कैसे लिखोगे? एस से। और क में क्या लगा हुआ है? ए। ओके, तो ये आएगा एस। और इसमें कौन है? अ। एक। अब इसमें एम फॉर मात्रा, वी फॉर 1, 2 4 और 1 5। फिर कितनी बार मात्रा लगाई? 3 बार। 3। आ गया समझ में? चलिए, इसी प्रकार देखो, एक और ले लेता हूं शब्द, फिर टेस्ट लूंगा बाद में। क्या लिखा मैंने? रामायण। ओके, तो अब इस पर बात करें तो ये आ रहा है एस, ये आ रहा है एस, आ रहा है एक, आ रहा है। सभी को आ रहा समझ में? बस मात्रा हमेशा स्वरों को लगानी है। लघु स्वरों की मात्रा कितनी? 1। दीर्घ स्वरों की मात्रा कितनी? आगे बात समझ में? अब आप देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, वो बता रहा हूं। प्रश्न ये है, ये 4 ऑप्शन दिए कि मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर अन्य 3 से भिन्न स्वर कौन सा है? कौन सा है? क्योंकि ये तो तीनों कौन से हैं? लघु स्वर। जबकि ये कैसा है? बताइए, मात्रा और उच्चारण समय का अन्य 3 से भिन्न। आ गया समझ में आप? तो ये कब अपन सरल कर सकते हैं? जब अपन को क्लियर है।
ठीक है, यहां तक बात हो गई, आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हमने स्वरों का जो विभाजन किया, पहले कौन से स्वर बनाए, रस, दूसरे, तो 4 और 7 कितने हो गए, स्वर कितने हैं हमारे, ये 11 के 11 को डिवाइड कर लिया। अब आगे एक कदम और चल रहे हैं, जब हम इन स्वरों का उच्चारण दीर्घ से भी अधिक समय तक करते हैं तो उन्हें कहा जाता है प्लूत स्वर। क्या कहा जाता है, प्लूत स्वर। अब इसका मतलब समझो, व्यावहारिक जीवन में हम बात करते हैं तो ये ओ लिखा हुआ, लेकिन इस ओ को ओ ही पढ़ रहे हैं अपन, ओ ही लिख रहे हैं, लेकिन ओ को अगर मैं लंबे समय तक बोलूं, खींचूं, तो ये प्लुत बनेगा। जैसे मैं कहूं ओ, इसका ओ को लंबा समय तक खींचा, इस प्रकार ई ऊ ए, ऐसा अपन खींच रहे, तो बस सीधा कंसेप्ट है, जब इन स्वरों को लंबे समय तक खींचा जाए तो ये बन जाते हैं प्लुत। तो क्या कभी लेखन में इनका प्रयोग करते हैं अपन, नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो ये क्या लिखा है, औरत। अब देखो मैंने तो इसको दीर्घ बना के ही बोला, औरत ही बोला। अब मैं इसको यूं थोड़ी कहा औरत, ये क्या लिखा है, आदमी, औरत, आदमी, दोनों इधर आओ। ऐसे थोड़ी करेंगे क्या। तो क्या हम इसको कभी प्लुत में कभी, मतलब आप कभी काम नहीं आता ये, तो इसका फिर कंसेप्ट क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं। प्लुत का सीधा रिश्ता यह है कि जब दीर्घ से अधिक समय के लिए उच्चारण किया जाए, इसका मतलब प्लुत उच्चारण का कंसेप्ट है। तो इसका प्रयोग कहां कहां होगा, पहले उस पर बात करते हैं। इसका प्रयोग होता है पहले चीखने में। कहां होता है, चीखने या चिल्लाने में। सबसे खतरनाक तो यही है, चिल्लाने में। जैसे ये देखो, ये क्या लिखा मैंने, हो, ओ की ध्वनि है, ये लिखा हुआ हो ही बोल रहे हो आप। लेकिन अब मैं कहूं लाइट चली जाती है हमारे यहाँ, तो ओ लाइट आ गई, ओ, तो ये क्या है, चीखना चिल्लाना, ये प्लुत कर रहे हो आप, ये प्लुत अवस्था में हो। तो चीखने में चिल्लाने में इसका प्रयोग है। दूसरा इसका प्रयोग होता है पुकारने में। कहां होता है, पुकारने में। जैसे देखो मैंने कहा, ये एक शब्द लिखा राजू, अभी ये दीर्घ अवस्था में, किस अवस्था में, जैसे पास में कहा राजू इधर आना, अभी ये दीर्घ है क्योंकि मैंने इसको एस बना रखा है। लेकिन राजू कोई दूर मंगरी पे खड़ा हुआ है, राजू इधर आ, ये थोड़ी कहूंगा राजू 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 डैडी डैडी डैडी, है ना, राजू है डैडी। तो राजू में तो बड़ा हो गया, नहीं हो गया। अब आपने राजू को क्या बना दिया, प्लूत बना दिया। चीखने में, पुकारने में, और सबसे खतरनाक संगीत में। सबसे ज्यादा प्रयोग कहां होता है, संगीत में। जैसे देखो क्या लिखा है ये, तो कल क्यों नहीं आई, तो कल क्यों नहीं आया। अपन तू को दीर्घ बना रहे, तू को किसको बना रहे, दीर्घ बना रहे, क्योंकि दीर्घ में ही बोलते अपन, ठीक है ना। तो एक काम करना, कल 2 कप चाय लेके आना मेरे लिए। मैं बता रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं। तू का प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, दीर्घ रूप में, ठीक है ना। अब मैं इसे प्लुत भी बना दूं, प्लुत भी बना दूंगा। अब वो कैसे होगा, संगीत में। ये संगीत में ही आता है। ये तो बेचारा बेचारा अभी ये दीर्घ ही है क्योंकि ऊ की मात्रा लगी हुई है। लेकिन अब मैं इसको संगीत में, जैसे मान लीजिए आर डी बर्मन का एक सॉन्ग है, पिया तू अब तो आजा, गाना सुना हमने। तो पिया तू को हमने दीर्घ बनाया नहीं बनाया, दीर्घ के साथ इसे क्या बनाया, प्लुत बनाया। पिया तू आजा, ऐसे कहा ना, पिया तू अब तो आजा। इसमें अब इसको दीर्घ करोगे, पिया तू आजा, है? ऐसा थोड़ी करोगे आप, दीर्घ में थोड़ी कहोगे। गाने में, चीखने चिल्लाने में जब भी अपन बात करते तो इनको संगीत में हमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे ये आ है, ये क्या है, दीर्घ है, और ये रे है, ठीक है। तो वो गाना गाते हैं, आ रे आ रे आ रे आ रे, अरे 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 अरे, ये थोड़ी का, ऐसा नहीं कहते। ये ध्यान रखना, हमें प्लूत बनाया जाता है, फिर गाना शुरू होता है।
तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे, है ना। फिर ऐसे ही बोलते हैं उसमें। हाँ, वो गाना आया था अभी पुष्पा का, ऊ अंटवा मामा, है ना, है ना। तो इन सब का प्रयोग कहाँ होता है? संगीत में। कहाँ होता है? संगीत में, पुकारने में। और इनका कोई आकार नहीं होता, इसलिए ये कहलाते हैं निराकार। क्या कहलाते हैं? और जब इनका समय मात्रा का डिसाइड किया गया, इनकी दो, इनकी मात्रा कितनी? तीन, तो इसे त्रिमात्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक। अब आप ये कहोगे सर त्रिमात्रिक, ये तो कभी लिखने में काम में आते ही नहीं है, तो फिर हमको त्रिमात्रिक कैसे कहेंगे? ये जब हमें लिखवाया जाए कि आपको अब इसको औरत नहीं पढ़ना, औरत पढ़ना है, तो वहां आपको तीन शब्द ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। जैसे देखो, इसे पढ़िए आप, ये दीर्घ है, नदी, नदी पढ़ना। अब मैं यहाँ तीन लिखूंगा, इसका मतलब अब इसे नदी नहीं बोलना, नदी किनारे, तो अब इसको नदी पढ़ना पड़ेगा। या आपने कहो ना प्यार मूवी नहीं देखी हो या देखी हो, उसमें गाना गाता है वो, और गाना गाता है और उसमें इस तरीके के वो गाने के सिंबल होते हैं। आरोह अवरोह लय ताल जिसको कहा जाता है, उतार चढ़ाव, कभी ऊपर चलना कभी नीचे आना, खींचना, ये सब इसी के आधार पे होता है, ये ध्यान रखना। तो अभी फिलहाल इतनी बात करते हैं। तो मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर अपन बात करें तो स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया? तीन। कौन कौन से? दीर्घ स्वर, क्लोज स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, रस स्वर। रस स्वरों से अधिक समय लगता हो, दीर्घ समय से अधिक लगता हो। दीर्घ स्वरों की संख्या, रस स्वरों की संख्या चार। कौन कौन से? दीर्घ स्वर। अब आपसे सवाल किया जाएगा कि रस स्वरों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रस स्वर चार होते हैं, रस स्वर मूल स्वर होते हैं, रस स्वर संधि स्वर होते हैं, रस स्वर एक मात्रिक होते हैं, रस स्वर लघु स्वर होते हैं। अब आया समझ में? अब आपको इधर से प्रश्न पूछ सकते हैं कि दीर्घ स्वरों के संदर्भ में कौन सा तथ्य असंगत है? दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं, दीर्घ स्वरों को मूल स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। अब आया समझ में? इधर का इधर लिख देंगे, इधर का इधर। ये डेटा जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। अब यहाँ एक नोट आपको लिखवाऊंगा, लास्ट में जब आप लिख दो मुझे याद दिलाना कि उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा। अगर पूछे मात्रा किसे कहते हैं तो उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? क्लियर है? अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना है, मात्रा एवं उच्चारण समय के आधार पर स्वर, और उसे इन तीन भागों में डिवाइड करके लिख लीजिए। इसमें कोई ज्यादा डेटा नहीं लिखना, जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा। मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को डिवाइड करना एक दो तीन भागों में। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? चार। दीर्घ स्वरों की 7। बस दो ही हमारे काम के, बाकी तीसरा जो बिंदु है
वो सिर्फ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चीखने, चिल्लाने, पुकारने या संगीत में किन स्वरों का प्रयोग होता है। तो प्लुत स्वर, क्या इनका आकार होता है? नहीं, इनका कोई आकार नहीं होता, इन्हें निराकार कहते हैं। इनकी मात्रा 3 डिसाइड की गई है, 3 होती है, क्योंकि दीर्घ से ज्यादा समय इसमें लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। देख लिया सभी ने? हो गए? हाँ बोलो, आप बोलो। निराकार, संगीत के बाद निराकार, त्रिमात्रिक। निराकार और त्रिमात्रिक, क्लियर है? ओके, चलिए, ये तो हो गया आपका पूरा पार्ट। मात्रा और उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में डिवाइड करना था। कौन कौन से? रस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ओके, प्रश्न कैसे बन सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ओके, अब यहाँ एक नोट लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए नोट। ओके, और लिखिए लिख लीजिए, उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ा मात्रा ज्ञान और डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा। ठीक है, देखते हैं मेरी बात किस किस को समझ में आई है। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, चंदन। क्या शब्द लिख रहा हूं? ओके, अब हमें इस पे मात्रा लगानी है। और मैंने आपको क्या कहा, आपको प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है कि चंदन के लिए मात्रा और वर्णों का सही ऑप्शन कौन सा है? मात्रा और वर्णों का 3 2 4 3 2 5 3 7 ऐसे कुछ ऑप्शन देंगे। तो इसके लिए अपन को पहले क्या समझना है कि मात्रा हमेशा स्वरों की लगाई जाएगी। इसमें कौन आ रहा है? अ, एक। इसमें कौन आ रहा है? अ, एक। इसमें कौन आ रहा है? एक। ओके, अब आधा अक्षर जो होता, अब जो सीखना वो बता रहा हूं, आधा अक्षर आगे वाले में जुड़ता है, काउंट होता है। तो अब आधा अक्षर जो है वो इस च में जुड़ेगा, तो एक की जगह अब ये कितना गिना जाएगा? 2। और 2 को किससे लिखेंगे? ऐसे। तो अब जब भी हम मार्किंग करेंगे तो हमें ये देखना है कि आधा अक्षर हमेशा अगले वाले पे मार्क किया जाएगा। तो ये बनेगा S1 1। जैसे मान लीजिए आ गया, आपको दिया गया परीक्षा में मुक्त, तो मुक्त में वो तो छोटा है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 1। अब ये आधा का इसमें काउंट होगा, तो ये होगा S1। अब आपको ये दिख रहे 3 अक्षर दिख रहे, पर 3 नहीं है, ये मुक्त पूरा 1 है। ये पूरा 1 यूनिट है पूरी, और ये अलग है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर इस तरीके, जैसे ये आ गया परीक्षा में सत्य, तो देखो अ
मात्रा कितनी हो गई, एक एक, लेकिन ये आधा इसमें जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, एस। लेकिन अगर ऐसा है साध्य तो ये आ गया, ये हो गया एस, ये क्या हो गया, एक। अब आपको जो ध्यान रखना है कि दो से अधिक मात्रा लेखन में कभी काम में नहीं ली जाती है, इसलिए ये आधा अक्षर यहां आगे काउंट नहीं होगा। अब ये न्यूट्रल है क्योंकि ऑलरेडी दीर्घ है। आधे अक्षर से पहले अगर आगे वाला दीर्घ है तो आधे अक्षर की कोई वैल्यू, चाहे कितने भी अंदर दो तीन पड़े हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मात्रा स्वरों की लगानी है। क्या इसमें स्वर है, नहीं, स्वर इसमें है और इसमें। बात समझ में आ गई। अब बात करें, जैसे देखिए क्या लिखा है ये, विप्र। अब इसको लिखने का तरीका तो बाद में सीखेंगे, लेकिन ये उच्चारण कैसे होता है वो बता रहा हूं। ये विप्र, वास्तव में प आधा है, र पूरा है। देखो विप्र, प के बाद कौन आ रहा है, र, तो इस र में तो लगा हुआ है आपका कौन, अ, और स्वर रहित कौन है, प। इसका मतलब ये आधा इसमें काउंट होगा, तो ये हो जाएगा एस वन। लेकिन अगर ये है, क्या इससे आगे कोई है, तो फिर इसमें सिर्फ गिना जाएगा एक, आ रहा ना, प्र, तो ये एक, ये आ जाएगा एस, ये आएगा वन। आ गया समझ में, यहां तक बात समझ में आ गई है। अब इस चंदन को लिखने का तरीका ऐसे भी है, ऐसे भी है ना। तो अब आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। जब भी किसी वर्ण के ऊपर कोई बिंदी नजर आ जाए, उसकी मात्रा हमेशा दो लगानी है। कितनी लगानी है, दो। क्यों, क्योंकि दो ऑलरेडी बन रही है, तो एस वन वन। मान लीजिए परीक्षा में आ गया संबंध, तो अब देखो सा के ऊपर बिंदी है तो एस, बा के ऊपर बिंदी है, दा के ऊपर बिंदी है। आ गया समझ में। अब क्यों आ रही है, तो इसको ऐसे देखो, क्या ऐसे लिख सकते हैं संबंध समझने के लिए। तो देखो ये इनकी मात्रा कितनी है, एक। अब ये आधा इसमें काउंट होगा, ये आधा इसमें काउंट होगा, तो दो हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। आधा अक्षर अपने से आगे वाले में काउंट होगा, बशर्त वो लघु होना चाहिए, अगर दीर्घ है तो नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है आपको, कोई दिक्कत है क्या। अब मैं आपका ले रहा हूं टेस्ट, अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आओ, मेरे सारे टेस्ट पीछे ही होंगे, ठीक है। जो जो पत्ते भरते जाएं और आप आगे बढ़ते जाना। टेस्ट कैसे देना वो बता रहा हूं, एक सैंपल। ये लिख रहा हूं मैं विजय, क्या लिख रहा हूं, तो इसमें एक मात्रा ऊपर ही लगानी है आपको, वन वन वन। अब आपको लिखना है एम फोर मात्रा, वी फोर वर्ण, एक दो तीन, मात्रा कितनी हो गई, तीन, वर्ण कितने हो गए, तीन। अगर आपको प्रश्न पूछेंगे विजय के लिए मात्रा और वर्णों का सही क्रम क्या है, तीन चार, तीन दो, तीन तीन, या तीन सॉरी तीन पांच, तो बताओ कौन सा सही होगा। हाँ, आ गया समझ में, क्लियर है। जैसे ये दे दिया मैंने रामायण, क्या दे दिया, ये एस एस वन वन। अब एम फोर मात्रा दो दो चार पांच छह हो रहा है, और वर्ण कितने हो रहे हैं, चार। अब ऑप्शन ए बी सी डी, तीन चार चार तीन छह चार, या चार छह, ठीक है। रामायण के लिए वर्ण और मात्रा का सही क्रम क्या है, चार छह। मैंने पूछा वर्ण और मात्रा का क्रम क्या, यही गलती करोगे। मैं कह रहा हूं इतना जल्दी क्यों निर्णय ले लो, थोड़ा दबो, रुको। मैं कह रहा हूँ यहाँ चौथा ऑप्शन आए उस तक जाना है, पढ़ना है। मेरे परीक्षा में चौथा ऑप्शन तक जाना, पहला ऑप्शन तक तो फांसी का फंदा होता है, ठोक को मत कर देना। हाँ हाँ, ये ध्यान रख लेना, क्लियर है, आगे समझ में। ओके, अबाउट टेस्ट।
आप कौन से बैच में थे? बाकी रह गया आपके कोई? क्या? शुरू से पढ़ तो लिया था, नहीं पढ़ा? हो गए? हो गए? चलो फिर। मात्रा शब्द के ऊपर लगानी है, मैं चेक करूंगा। हो गया? दिखाओ, कॉपी दिखाओ। मात्रा शब्द के ऊपर लगानी है। कंप्लीट। हो गए? लाओ कॉपी दिखाओ, देख क्या लिखा है। देख के भी लिखना नहीं आता है। यस, बताएं, कॉपी बताओ। शाबाश, एक दो की जगह है गलती, बाकी ठीक है। यस, तुम्हारे बेटा। शाबाश। इधर आपके हो गया? बिल्कुल आएंगे। शाबाश। मात्रा शब्द के ऊपर लिखानी थी, शब्द के ऊपर लगानी थी मात्रा। मुझे पता कैसे लगेगा। शाबाश। ओके ओके, हाँ कोई बात। लाओ। 90% तो सही है। चलो इधर। शाबाश। मैंने कुमुद कैसे लिखा एक बार देखो। कुमुद कैसे लिखा और आपने कैसे लिखा? एक प्रश्न का उत्तर
अगर गलत है तो सिलेक्शन से कोसों दूर। सही है, चलो। शाबाश। ओके, सॉल्व करें। यस, पहला है हमारा पत्र, वन वन, और ये एम फॉर मात्रा, वी फॉर वर्ण। मात्रा कितनी? दो। वर्ण कितने? दो। किस किसने लिखा है? गलत। अरे ये जो त्र है, ये त में क्या होता है? र होता है। तो त जाएगा इधर और ये बनेगा S1, और इधर कितनी होगी मात्रा? 3। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये मैं अभी सोल्व नहीं करता ना, तो वहां प्रश्न ये आता कि पत्र के लिए मात्रा और वर्ण का सही क्रम क्या है। तो हम तो एक एक करके बैठे हुए थे। तो पहला ऑप्शन होगा एक एक, दूसरा दो दो, तीसरा तीन दो, चौथा ऐसा कुछ होगा। अपने एक एक है, गड़बड़ी हो गई ना। अगला देखो, मैं कक्ष लिखवा रहा हूँ, छोरा कक्षा लिख रहा है। वो क्या है, ये कक्षा से बाहर आया ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसलिए कह रहा हूँ वो कक्षा में ही बैठे हुए। तो हाँ, तो यही होता है, आपकी गलती नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, अभी एक्चुअल में क्या, कितने बजे लगती है? 4 बजे क्लास अभी? हाँ, 3 बजे। ओके, 3 बजे लगते हैं। हाँ, 3:15। अब क्या, वहां से पढ़ते पढ़ते आते हैं तो ये टाइम ऐसा होता है कि हमारे हाथ पैर दिमाग सब जवाब दे देते। हाँ, तो मतलब मैं कई बार देखता हूँ बच्चे, मेरी क्लास तक थोड़े टाइम बाद आप देखना इतने सजग और जागरूक हो जाओगे कि मेरी क्लास का बड़ी बेसब्री से इंतजार होगा आपको। वो कारण मैं बताऊंगा, अभी आपको लगेगा अभी, क्योंकि अभी थोड़ा क्या है कि ये चीज पढ़ रहे हैं ना, फिर जब थोड़ी टीम में बाद अपन को थोड़ा इसके अंदर माहौल में ढल जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा थकान बिल्कुल उतर जाएगी। उनको पूछो, सही है कि नहीं? पढ़ाता हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, लेकिन अब देखो गलती क्या होती है, 2-3 घंटे से अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना, हमारा माइंड क्या है, थोड़ा घबरा चुका। वाह यार, थक गए, ऊपर से पेट में वो चूहे दौड़ रहे, खलबली मचा रहे, तो मन थोड़ा सा बेचैन और व्याकुल सा हो जाता है। तो यहाँ लिखा मैंने कक्ष, और हमने क्या लिखा? कक्षा। वो मदन जी आते हैं कई बार, ठीक है ना, तो इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना, मुझे याद है अच्छी तरीके से, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं एक बैच को पढ़ा रहा था, 2014 की बात बता रहा हूँ, रीट का बैच था। और रीट का बैच था पूरी, ये आप तो बहुत कम बच्चे हो, उस क्लास में लगभग 250, 400, 500 का बैच था। और खाली मुंडी दिखती थी मुझे बच्चों की, पीछे तो कौन बैठा है ये मुझे ही खुद ही पता नहीं रहता। बड़ा सा हॉल था, सेमिनार हॉल होता है वैसे। और मैं प्रत्यय पढ़ा रहा था, शाली प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? जैसे बलशाली, बुद्धिशाली, ऐश्वर्यशाली, है ना, प्रतिभाशाली, भाग्यशाली। तो लास्ट वाले छोरे ने लिख दिया भाग्यशाली। हाँ, तो मैं जब वहां गया तो कॉपी में मैं देखा हूं कि भाग्यशाली, मैंने कहा ये कब लिखा है? कि सर आपने बोला था। मैंने कहा वेंडा, मैंने भाग्यशाली बोला था, और उसने लिख दिया भाग्यशाली। अब मैं क्या हिंदी पढ़ाऊं उसको? हाँ, अब मैं कह रहा हूं बूंद, छोरा लिख रहा है गोंद। तो इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सबसे आगे वाली लाइन में बैठे हुए हो, है ना, ऊपर से 4 चश्मे लगा करके 4 आंखें भगवान ने दे रखी, तो थोड़ा सा ध्यान से। अब कक्षा लिखने के बाद तो पूरा शब्द का मात्रा ही का विधान गलत हो गया। कक्ष, ये आ जाएगा 1 1। ये किस किसने लिखा है? गलत, क्योंकि क्ष क और श से बनता है, तो एस, ये स इसमें जुड़ेगा, S1। ये किस किसने लिखा है? सही है, प्रलय 1 2 1, यही है, 1 1 1, प्रलय। ओके, अगला राशि S1, ये किस किसने लिखा है? सही है, गोपी SS, ये किस किसने लिखा है? सही है, शाबाश।
वन वन वन, ये किसने लिखा? वाह शाबाश, बिल्कुल सही है। अरे यार ये राशि, गोपी, जिगर, अहम, अरे यार ये सात निभाना साथिया, हाँ सारे वही आ गए। ओके ओके ओके, कोकिला, एस वन। अरे एम तो रह गया, रहने तो उसको अभी टेम है, क्योंकि इसमें बात बतानी है इसलिए, ठीक है, इसको मैंने रखा जानबूझ करके। ओके, अगला देखो, नुपुर, एस वन 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 वन, और क्र इसमें जुड़ेगा, एस वन वन, और ये एस वन किसने लिखा है? गलत। चलिए दो चीजें सिखा देते हैं। पहली बात, इन दोनों को समझ लीजिए आप, ये बड़े खतरनाक शब्द है, हमें पता नहीं है, पर ये दोनों अलग अलग है। मैं आपको दावे के साथ कहूं, इसमें आएगा वाक्य शुद्धि में, और ऐसे आएगा कि वह लड़की मुझे देख हंस रही है। ओके, हंस रही है, वहां ऐसे होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है कि वह लड़की मुझे देख हंस रही है? पहली बात तो पेपर देते देते इधर देखोगे, हंस तो नहीं रही है, इधर देख रहे हो, हंस तो नहीं रही है, और आप सोच रहे हो कहीं मुझे ही कह रहे हो, तो वह नहीं है, वह लड़की मुझे देख हंस रही है। ये हमें सही लग रहा है, ठोक, ये सही है, पर ये अशुद्ध है। ये हंस एक पक्षी है। हंस क्या है? इतने माइनर बातें कौन ध्यान देवे? वह लड़की मुझे देख हंस रही है, पक्षी हो गया, और ये है हंसना, ये हंस है, हंसना, हंसना में चंद्र बिंदु आता, इसलिए वह लड़की मुझे देख हंस रही है, ये आता है हंसना, हंस रही है, हंस नहीं आता। लेकिन अपना इतना माइंड थोड़ी चलेगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये हंसने की क्रिया है, और ये पक्षी है। तो जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, यही बात जमाने को बुरी लगती है, ठीक है ना? हाँ ये मैं कह रहा हूँ, हंसना, हाँ हंस हंस के, ठीक है ना? तो हंस ये है, हंस नहीं है, हंस पक्षी होता है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी? चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं होती, चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं होती है, चाहे वो दीर्घ हो या लघु हो, जिस पर पड़ा है उसकी मात्रा ही गिनी जाएगी। तो देखिए, ये है हंस, तो अ है ना, तो यहाँ एक एक ही होगी मात्रा। और अगर आंधी आया तो आंधी ऐसे लिखते, तो आ की मात्रा कैसी होती है? दीर्घ, तो एस एस, आ गया समझ में? जैसे ऊंट, तो देखिए ऊ बड़ा है ना, तो ये एस वन, आ गया समझे? तो चंद्र बिंदु का कोई कंसेप्ट नहीं है मात्रा के लिए, लेकिन हंस है तो ये तो बिंदी वाला है, तो एस वन। तो मैंने आपको क्या दिया था? हंस दिया था ना, तो आप फंस गए उसमें, बिंदी आई है तो दो मात्रा नहीं, क्योंकि ये चीज हमने क्लियर है। अगला देखिए, ये आया अहम। पहली बात तो ये अहम दो होते हैं, ये भी समझ लो, अहम और अहम। इस अहम का मतलब होता है मैं, अहम यानी क्या होता है? अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। रावण कहता था एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, न मेरे जैसा कभी हुआ न कभी होगा, है ना, मैं ही एक हूं, द्वितीयो नास्ति, अहंकार, अहम यानी क्या होता है? अहंकार। पहले वाले का बता रहा हूं। दूसरे वाले का अहम का मतलब होता है महत्वपूर्ण। आज हम अहम मुद्दों पर बात करेंगे, आज हम एक अहम फैसला लेने वाले हैं, यानी महत्वपूर्ण। बात समझ में आई आपको? ये अरबी फारसी है, ये हिंदी का। तो अब देखिए, ये तो हो गया एक एक, मैंने आपको क्या कहा, जो आधा होता है वो आगे काउंट होगा, तो ये कितना हो गया? ऐसा हो गया। अब आपसे पूछेंगे इसमें मात्रा और वर्ण, तो दो और एक तीन, मात्रा कितनी हो गई? तीन, और वर्ण भी दो ही माने जाएंगे, क्योंकि वो इसमें काउंट हो चुका। आ गया समझ में? अहम क्लियर हो गए? हाँ, विश्वास में, विश्वास में तीन, जितनी बार मात्रा लगाते हैं ना अपन, उतने ही वर्ण में, चाहे तीन चार आधे क्यों नहीं आ जाओ, उससे कोई इश्यू नहीं है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब कंप्लीट कर लोगे विक्रम? ओके यस, ओके ओके, भैया मैं भी समझा देता हूं। ये वी, ये क, ये र, ये म,
पहले इसको पढ़ो, विक्रम। हाँ हाँ, तो फिर वो क्या आ गया? अरे भाई, हाँ तो आगे जाएगा ना, किसने नहीं जाएगा? तो एस हो जाएगा, S11। हाँ हाँ, तो रे थोड़ी जाएगा, क आगे जाएगा ना, तो क तो आगे चला गया, र तो पूरा है ना, र में तो स्वर है, ये क है ना, ये र है, पहले समझ लो आप। और इस र में कौन है? आधा कौन होता है इन? हाँ, तो अभी वो मेरी बात सुनो आप, जो समझ में आया ना उससे आगे चलते हैं। ये क आधा है ना, आधा अक्षर अपने से आगे में काउंट होगा, तो आधा अक्षर तो इसी में काउंट होगा ना। हाँ, आप समझा दो मुझे आप। हाँ, आप बताओ। यस, आप समझाओ आप मुझे। यस, ओके, क्लास फिनिश। हाँ, आपने वो एक और वर्ड बताया था, मैं इसको यहाँ जोड़ रही हूँ। इसमें क्यों जोड़ोगे? क्यों जोड़ोगे? ये तो र पूरा है ना, क आधा है, तो गलती कर रहे हो आप।